देखिए, ज्यादातर स्कूलों का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। इवन बच्चों को प्रमोट भी कर दिया गया है नई क्लासेस में। इतना ही नहीं, कई स्कूलों में तो नया सेशन भी शुरू हो चुका है दीपिका। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का मतलब मोटी महंगी फीस। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन माता पिता बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखिए किस तरीके से वासिम जिले की घटना आपको बताएं, जहां पर एक मैकेनिकल का जो बेटा है वो बाइक की जिद करने लगा और कैसे कबाड़ से जुगाड़ उन्होंने बना दिया, और जो उनका बेटा है अब वो बाइक पर घूम रहा है। आप भी देखिए। कहते हैं अगर सपने बड़े हों तो मुश्किलें छोटी हो जाती हैं। कबाड़ से बाइक बना रहे मैकेनिक की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के वाशिम जिले की हैं। बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए पिता ने कबाड़ से जुगाड़ बाइक बना डाली। मेरा बच्चा हमेशा कहता था मुझे कि पापा मुझे गाड़ी चाहिए, ये चाहिए। हर कोई बच्चा गाड़ी से आता है, कोई काय से आता, कोई काय से आता। मुझे ठोस लगी फिर मैंने सोचा कि मैंने मेरे बच्चे के लिए कुछ करना। दरअसल रहीम खान का बेटा 8 किलोमीटर दूर कॉलेज पैदल जाता था, जबकि उसके दोस्त बाइक से जाते थे। उसने पिता से बाइक की डिमांड की, लेकिन रहीम की माली हालत ऐसी नहीं थी कि 1 लाख रुपए की बाइक खरीदते। वो इलेक्ट्रिक का छोटा मोटा काम करके घर चलाते हैं, लेकिन उन्होंने बेटे के लिए जुगाड़ बाइक बनाने की ठान ली। कॉलेज में पूरे दोस्त लोग कोई गाड़ी लाता है, कोई कुछ लाता है, तो मुझे भी बाइक चाहिए, कुछ चाहिए करके। पापा बोले बेटा ठीक है, बोले तेरे को गाड़ी चाहिए तो मैं तुझे कुछ न कुछ करके दूंगा, मेरे जो बनता है मैं तुझे करके दूंगा। रहीम खान ने बेटे की साइकिल काट कर उससे 2 महीने में इलेक्ट्रिक बाइक बना डाली। टायर, हैंडल जैसी चीजें उसने कबाड़ से खरीदी और फिर उसमें 24 वोल्ट की बैटरी और मोटर फिट कर दी। रहीम की ये जुगाड़ बाइक लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो देखा आपने, वासिम के इस पिता की तो जमकर के खूब तारीफ भी हो रही है, क्योंकि अपने बच्चे के प्यार में किस तरह से उन्होंने साइकिल को ही मोटरसाइकिल में तब्दील कर दिया। बिल्कुल, बात असम की भी कर लेते हैं। दरअसल असम में किस तरीके से ड्रग्स पेडलर ने तस्करी के लिए एक जुगाड़ बनाया। उन्होंने क्या किया, जो डीजल का टैंक होता है ना, जहाँ पर आप डीजल भरवाते हैं, वहाँ पर एक सीक्रेट स्पेस क्रिएट किया और वहाँ पर ड्रग्स छुपा कर रख दी। अच्छा, पुलिस को कैसे इस बात की भनक लग गई और कितनी ड्रग्स रिकवर हुई है, इस रिपोर्ट में देखिए आप। सड़क पर बिछाए गए ये तमाम पैकेट्स ड्रग्स के हैं। असम के करीमगंज से पुलिस ने एक ट्रक से 30 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की है। पुलिस टीम ने 3 ड्रग पैडलर्स को भी पकड़ा है, जिनके नाम ओबेदुल्ला, साफिक मियां और रामनाथ गोवाला हैं। दरअसल करीमगंज पुलिस को खबर मिली थी कि ट्रक में ड्रग्स की बड़ी खेप जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी की और बाईपास रोड पर ऑयल ट्रक को रोककर तलाशी ली। ट्रक के ऑयल टैंक में सीक्रेट जगह थी, जिसमें 2.9 किलोग्राम हेरोइन, 220 साबुन और 80 याबा की गोलियां मिली। बरामद ड्रग्स की कीमत मार्केट में करीब 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ट्रक आइजोल से अगरतला की ओर जा रहा था। आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि ड्रग्स और प्रतिबंधित दवाएं करीमगंज के रास्ते बांग्लादेश भेजने की कोशिश थी। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर पूरे ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ करने में जुटी है। तो देखिए किस तरीके से असम में ये ड्रग्स तस्कर जो ड्रग्स थी, जो नशे की खेप थी, उसको डीजल के टैंक में छिपा कर ले जा रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि पुलिस को इसकी भनक लग गई, वरना आप सोचिए कि इस ड्रग्स के जरिए कितने युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाता है। और जो छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी नशे की खेप पकड़ी गई है, और यहाँ पर इस खेप को तरबूज के अंदर छुपा कर रखा था। ऐसे ऐसे क्रिएटिव लोग हैं इस देश में। आप देखिए पूरी खबर है क्या। तरबूज से भरे ट्रक को पुलिस वाले खाली करा रहे हैं। पुलिस के सख्त बंदोबस्त के बीच ट्रक से तरबूज बाहर निकाले जा रहे हैं। माना कि छत्तीसगढ़ में गर्मी तेज हो गई, लेकिन पुलिस वालों को इन तरबूजों की जरूरत ठंडक के लिए नहीं है। महासमुंद में पुलिस ने तरबूज के ट्रक को रोका और अंदर से जो मिला उससे पुलिस वाले भी हैरान रह गए। भारी भरकम तरबूजों के नीचे छुपा कर रखी गई थी ये बोरियां, और इन बोरियों में भरकर तस्करी किया जा रहा था गांजा। पुलिस को ट्रक वाला संदिग्ध लगा और जब ट्रक की तलाशी ली गई तो अंदर से 10 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद हुआ। अंतर्राज्यीय तस्कर बताए जा रहे हैं जो उड़ीसा से गांजा लेकर एमपी के पन्ना लेके जा रहे थे, और पप्पू पाल नाम का व्यक्ति और लीलाधर पाल 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। गांजा उड़ीसा से लाया गया था और मध्य प्रदेश के पन्ना में सप्लाई किया जाना था। अब छत्तीसगढ़ पुलिस ने एमपी पुलिस को जानकारी दी है ताकि पूरे तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जा सके। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर
और क्लीनर को अरेस्ट किया है। तो ये वक्त इतना अच्छा है कि देखिए नवरात्र एक तरफ चल रहे हैं और आज मां कात्यायनी की पूजा अर्चना हो रही है और मंदिर में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए जयपुर में नववर्ष पर हिंदू संगठन बाइक रैली निकाल रहे थे, लेकिन उपद्रवियों को ये रास नहीं आया और बाइक रैली पर पथराव शुरू कर दिया। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि मदरसे से निकले कुछ उपद्रवियों ने पूरी पथराव की कोशिश की, किस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की, इस रिपोर्ट में देखिए आप। जयपुर के जमुआ रामगढ़ इलाके में हिंदू रणभेरी रैली पर पथराव कर दिया गया। हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में ग्रामीण इलाके में बाइक रैली निकाली जा रही थी। हिंदूवादी संगठन बाइक रैली निकाल रहे थे, लेकिन हिंदुओं की रैली खास समुदाय को पसंद नहीं आई। मदरसे से उत्पाती युवक बाहर निकले और बाइक रैली पर पथराव कर दिया। बाइक रैली के साथ पुलिस भी थी, लेकिन अचानक हुए हमले को पुलिसकर्मी भी समझ नहीं पाए। पुलिसकर्मियों ने कंट्रोल रूम से फोर्स मंगाई और हालात को काबू करने की कोशिश की। इस दौरान आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हालात को काबू करने की कोशिश की। इस दौरान दोनों तरफ से टकराव की स्थिति बन गई। हिंदू संगठन के युवा भी मदरसे के उपद्रवियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। कुछ लोग नमाज कर रहे थे, वहीं से नमाज के बाद में जो कुछ लोग निकले उनमें से कुछ लोगों ने जाके दूरी से कोई पत्थर फेंकने का वो किया, जिसमें पत्थर किसी के लगे नहीं मौके पे, और मौके पे दोनों पक्षों में किसी तरह का कोई टकरार नहीं होने दिया। पुलिस ने पथराव करने वाले कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। कुछ उपद्रवी नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। दरअसल मदरसे में नमाज पढ़ने के लिए युवा इकट्ठा हुए थे और जैसे ही नमाज खत्म हुई उसके बाद बवाल शुरू हो गया। लेकिन गनीमत ये रही कि ये बवाल बढ़ता उससे पहले इस सिचुएशन पर कंट्रोल पा लिया गया। और ये जो नमाज पढ़ने का वीडियो है वो संस्कृत यूनिवर्सिटी से दरअसल वायरल हुआ था, जिसको लेकर के जबरदस्त बवाल हुआ। और देश में क्या कुछ चल रहा है, कहां पर किसने क्या कह दिया, क्या हो रहा है, आप देखिए 2 मिनट में। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी समन के खिलाफ तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ईडी समन को चुनौती दी है। ईडी ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट पिटीशन दाखिल कर मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करने से पहले उनका पक्ष जरूर सुने। चारा घोटाले में जमानत पर चल रहे लालू यादव की जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। रांची हाईकोर्ट ने 12 जुलाई 2019 को देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू को जमानत दे दी थी। इसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में लालू यादव को नोटिस जारी कर चुका है। चारा घोटाला केस में सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को 3.5 साल की सजा सुनाई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में नजर आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज शाम 4:30 बजे राज्यों के साथ बैठक करने जा रहा है। बैठक में मॉक ड्रिल से संबंधित सारी जानकारी को साझा किया जाएगा। वहीं दिल्ली में रविवार को कोरोना के 153 नए मामले दर्ज किए गए, तो वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के 397 नए मामले सामने आए हैं। भगवंत मान सरकार ने पंजाब के किसानों को बड़ी राहत दी है। फसलों के मुआवजा राशि में 25% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। जिन किसानों को फसल का नुकसान 75% से ज्यादा हुआ है, राज्य सरकार ऐसे किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देगी। घरों के नुकसान के लिए 95,100 और कम नुकसान के लिए 5,200 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मथुरा की निजी संस्कृति यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन में हड़कंप मचा है। नमाज पढ़ने वाले छात्र जम्मू कश्मीर के बताए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में हुई घटना से हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और चलिए अब आपको बताते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर, जिसमें यूपी पुलिस जो है वो अहमदाबाद से माफिया अतीक अहमद को लेकर के प्रयागराज जा रही है। और ये जो काफिला है वो अब शिवपुरी से आगे बढ़ते हुए झांसी की तरफ बढ़ चुका है। और इधर अतीक अहमद को पल पल मौत का डर सता रहा है। अतीक अहमद ये बात पहले भी कह चुका है कि उसको मारा जा सकता है, लेकिन नैनी जेल में अतीक को रखने के लिए जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पुख्ता कर दिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए आप। यूपी के कुख्यात माफिया अतीक अहमद को यूपी एसटीएफ साबरमती जेल से प्रयागराज ले जा रही है। 1200 किलोमीटर की दूरी हाईवे पर
कार से तय की जा रही है। करीब 36 घंटे में अहमदाबाद से अतीक अहमद प्रयागराज पहुंचेगा और इन 36 घंटों में अतीक अहमद पल पल अपने अंजाम को सोचता रहेगा। मौत का खौफ तो जेल से बाहर निकलते ही इस माफिया को सताने लगा है। अहमदाबाद से यूपीएसटीएफ अतीक अहमद को शामला जी लेकर पहुंची, फिर राजस्थान बॉर्डर पार किया और उदयपुर पहुंची। उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की दूरी तय की और कोटा की तरफ रवाना हुई। कोटा की तरफ ये काफिला आगे बढ़ रहा है। रात का 1:15 बजा है और काफिले में आप देखेंगे अतीक अहमद को लेकर जाया जा रहा है। बख्तरबंद गाड़ियां भी मौजूद हैं और आप देखेंगे कि किस तरीके से दूर तक, जहां तक आप देखेंगे गाड़ियां नजर आती हैं, पूरा काफिला नजर आता है और उसी काफिले की तस्वीरें, सायरन बजाती हुई गाड़ियां यहां से निकल रही हैं। कोटा की तरफ ये काफिला आगे बढ़ रहा है। कोटा से यूपीएसटीएफ अतीक अहमद को लेकर 12 होते हुए शिवपुरी की तरफ रवाना हुई, जहां से झांसी होते हुए अतीक अहमद को प्रयागराज पहुंचाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। अतीक अहमद को यूपी में नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा, जहां तैयारियां पहले से ही पुख्ता कर ली गई हैं। उमेश पाल अपहरण कांड में आरोपी माफिया डॉन अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है और इस दौरान प्रयागराज के इसी नैनी सेंट्रल जेल में उसे रखा जाएगा और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। न सिर्फ जेल के बाहर बल्कि जेल के अंदर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, अतीक अहमद को लेकर आ रही यूपी पुलिस पूरी तरीके से सतर्क और मुस्तैद है। जो ये 36 घंटे का सफर है, इसमें गाड़ियों को चुनिंदा जगह पर ही रोका जाएगा, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति काफी गर्म हो रही है। जी हाँ, देखिए, अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि हो सकता है कि अतीक अहमद का एनकाउंटर हो जाए और इस बयान को लेकर के जो अखिलेश यादव कह रहे हैं अतीक अहमद के एनकाउंटर को लेकर के बीजेपी किस तरीके से चुटकी ले रही है, वो भी सुनिए। अतीक अहमद की सांसें थमी हुई हैं, पल पल डर सता रहा है। खौफ में है कि 28 मार्च को प्रयागराज की अदालत बेहद सख्त फैसला न सुना दे, लेकिन उससे पहले भी डर है कि अहमदाबाद से प्रयागराज की 1200 किलोमीटर की दूरी में कोई अनहोनी न हो जाए। हालांकि अतीक अहमद से ज्यादा डर अखिलेश को सता रहा है। कह रहे हैं कि अतीक की गाड़ी पलट जाएगी और माफिया अतीक अहमद प्रयागराज नहीं पहुंच पाएगा। उनको पहले मुख्यमंत्री जी ने फोन करके बता दिया होगा कि इस जगह पर गाड़ी पलटा देंगे, और मैंने उस समय भी कहा था कि जिस समय आप गूगल से और अमेरिका से मदद ले लोगे, आपको पता लग जाएगा कि किस समय गाड़ी पलटी है और किसने पलटाई है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सैटेलाइट पर सब होगा। अखिलेश कह रहे हैं कि गाड़ी पलटी तो अमेरिका बता देगा कि गाड़ी पलटने का जिम्मेदार कौन है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव खुद ही चाहते हैं कि अतीक की गाड़ी पलट जाए। अखिलेश जी को ज्ञान अधिक है, अखिलेश जी गाड़ी लगता पलटा के दम लेंगे। इधर प्रयागराज से कई पुलिसकर्मियों का आनन फानन में तबादला किया गया है। एक दरोगा का ट्रांसफर किया गया है। सब इंस्पेक्टर समेत 16 अन्य पुलिसकर्मियों का भी तबादला किया गया है। तबादला किए गए पुलिसकर्मियों पर अतीक अहमद का मददगार होने का संदेह है। तो देखिए, यूपी पुलिस का जो काफिला है वो अतीक अहमद को लेकर के आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें कि ये काफिला कहां पर पहुंचा, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पर हमारे जो सहयोगी हैं वो भी मौजूद हैं। देखिए, यूपी पुलिस की टीम कल ही अहमदाबाद से अतीक अहमद को प्रयागराज के लिए लेकर निकली है। फिलहाल मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंचा है अतीक का ये काफिला। शिवपुरी से झांसी की तरफ ये काफिला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रयागराज लाया जा रहा है माफिया अतीक अहमद को। यूपी पुलिस अतीक को प्रयागराज लेकर जा रही है। 45 पुलिसकर्मियों की टीम यूपी ला रही है। शिवपुरी में इस वक्त ये काफिला रुका हुआ है, जिसके लिए हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र का हम जल्दी से रुक कर लेते हैं। भंवर, क्या अपडेट है? देखिए, ये काफिला रोक दिया गया है और 5वीं बार इस पूरे रूट में काफिला रुका है। और देखिए, यहाँ तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, इसी गाड़ी के अंदर जो है आपको, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए सब कुछ यहाँ आप देखेंगे जिस तरीके से लाया गया था अतीक अहमद को। 5वीं बार काफिला रुक गया है और रुकने के बाद में अब यहाँ ये गाड़ी रोक दी गई है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर ये गाड़ी है। इस वक्त मध्य प्रदेश में ये गाड़ी रोकी गई और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, अभी थोड़ी देर में हो सकता है कि अतीक की तस्वीरें भी यहाँ देखने को मिलें, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से गाड़ी को अचानक रोका गया है। ये देखिए, अतीक अहमद की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। ये सामने आप देख पा रहे हैं अतीक
बाहर निकलता हुआ गाड़ी से आपको नजर आ रहा होगा, गमछा लगाए हुए, टोपा पहने हुए, जिसके ऊपर से एक व्हाइट गमछा है, ब्लैक कलर का कुर्ता है। और देखिए यहाँ हाथ पकड़ कर पुलिस ने नीचे उतारा है। और देखिए यहाँ कुछ कहने की कोशिश शायद अतीक जी क्या गलत बात है, उसको नीचे उतार कर ले जाया गया है। पुलिस ने पूरा यहाँ पर सुरक्षा का घेरा बनाया हुआ है। कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन बोलने नहीं दिया गया। पुलिस ने उनको साइड में लेके चली गई है। और आप तस्वीरें यहाँ देख पा रहे हैं। फिलहाल चूंकि यहाँ उन्हें वॉशरूम के लिए शायद यहाँ रोका गया है, लेकिन वो तस्वीरें हम आपको अभी थोड़ी देर में फिर दिखाएंगे। वो इस तरफ जब आएंगे, जब गाड़ी में जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा के अंदर ये है। यहाँ से शिवपुरी अब कुछ ही किलोमीटर बचा है। उसके बाद फिर ये आगे की तरफ जो काफिला है वो बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे इस सफर के अंदर अहमदाबाद से लेकर के यहाँ तक के सफर के अंदर ये काफिला 5वीं बार रुक गया है। इससे पहले ये काफिला 12 के पास में रुका था। जब 12 वहां से 60 किलोमीटर था, पेट्रोल पंप के पास रुका गया था। उससे पहले काफिला कोटा के हैंगिंग ब्रिज पर रुका। और देखिए यहाँ बाहर आए हैं वो, लेकिन फिलहाल उन्हें वॉशरूम जाने के लिए यहाँ रोका गया है, क्योंकि सुबह का समय है। पूरी रात का सफर वो करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में अब ये तस्वीरें फिर मैं दिखाऊंगा जब उनको इधर से लेकर आएंगे। पुलिस ने यहाँ रोक दिया है क्योंकि जंगल की तरफ उनको लेकर जाया गया है। अब वापस जब इस गाड़ी में लाया जाएगा तब मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। फिलहाल कुछ कहने की कोशिश की थी अतीक ने, लेकिन पुलिस ने उसे नहीं बोलने दिया गया, मीडिया को हटा दिया गया। देखिए यहाँ फिर कुछ कहने की कोशिश शायद अतीक करेंगे। यहाँ हम कोशिश करेंगे उनसे जानने की कि वो क्या कहते हैं। देखिए फिर तस्वीर आप देख रहे हैं, अतीक वापस आ चुका है। ये देखिए गाड़ी में अतीक क्या धन्यवाद। तस्वीरें आपने देखी। यहाँ अतीक कुछ कहना चाह रहा था लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाड़ी में वापस उसको बिठा दिया गया है और फिर ये गाड़ी रवाना होने वाली है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे मध्य प्रदेश की सीमा में। और अब शिवपुरी लेकर जाया जाएगा और शिवपुरी से फिर यूपी जाएगा अतीक। तो खौफ का पर्याय रहने वाला अतीक डरा सहमा हुआ, चेहरा उतरा हुआ। भंवर क्योंकि लगातार बने हुए हमारे साथ तस्वीरें दिखा रहे थे। अतीक अहमद ने मीडिया का धन्यवाद भी यहाँ पर दिया है। इसी के साथ मकरंद काली भी ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मकरंद, क्योंकि शिवपुरी पहुंचने वाला है अतीक वो काफिला, लेकिन आप बताएं और कौन कौन सा रूट है और कहां पर सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? देखिए कुल 6 थाने हैं जो इस पूरे रूट में लगेंगे और इन 6 थानों की जो पुलिस है ये जगह जगह पर इसके स्पॉट तैयार किए गए हैं कि कहां से किस तरह से रास्ता क्लियर कराते हुए इनको ले जाना है। यहां से तकरीबन 115 किलोमीटर है झांसी, जहां पर इस समय मैं मौजूद हूं। वो शिवपुरी का रामनगर टोल नाका है। मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे रामनगर टोल नाका। वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर एंट्री कर चुकी है यूपी पुलिस। कोटा नाका से एमपी बॉर्डर शुरू हो जाता है, तो वहां से यहाँ की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। और यहां से जब वो एंट्री करेंगे तो ये शिवपुरी जिला लगता है। और इसके बाद जो रामनगर इलाका है वहां से करेरा जाएंगे, करेरा से दिनारा होते हुए झांसी के लिए जाएंगे। झांसी में रक्सा टोल एक क्षेत्र है और जो टोल नाका है वहां से इसकी झांसी में एंट्री होगी। लगभग 115 किलोमीटर का ये पूरा सफर है जिसमें 6 थाने आएंगे। और इस 115 किलोमीटर के सफर में लगभग 1.5 से 2 घंटे का वक्त इस पूरे काफिले को लग सकता है, क्योंकि काफी स्पीड में ये काफिला चल रहा है। और रास्ता चूंकि पूरा साफ है, रात का वक्त था, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग का ये समय है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी ट्रैफिक की नहीं आएगी। और जो रास्ता यूपी पुलिस ने चुना है वो काफी चौड़ा, यानी कि कहीं 6 लेन है, कहीं 4 लेन है, कहीं 8 लेन है, इस तरह का एक रास्ता है जिससे उनको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। और जैसा कि लगातार हम देख रहे हैं कि यूपी पुलिस का एक बहुत बड़ा टारगेट है कि उनको जल्दी से जल्दी झांसी पहुंचना है। नॉन स्टॉप चल रहे हैं, केवल 5 जगहों पर रुका है। अभी थोड़ी देर पहले ही ये काफिला रुका था मध्य प्रदेश में एंट्री होने के बाद। और एक वजह यह भी है क्योंकि राजस्थान पुलिस अब एमपी पुलिस को हैंडओवर दे रही है, यानी कि जो पुलिस है वो चेंज हो रही है। पायलट जो है वो मध्य प्रदेश पुलिस करेगी। तो ये भी एक वजह थी कि इस काफिले को थोड़ी देर के लिए रोका गया, सारे सिस्टम बनाए गए और एक बार फिर से काफिला चल पड़ा है। अब थोड़ी देर में यहाँ पर वो काफिला पहुंचेगा। ठीक है मकरंद, बिल्कुल आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, लेकिन
इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। यूपी के बरेली जेल में भी हलचल काफी तेज हो चुकी है। अतीक के भाई अशरफ को निकाले जाने की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं अशरफ को 8 बजे निकाला जा सकता है। इस वक्त की बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको। तो देखिए ये काफिला बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और देखिए अभी कुछ देर पहले ही वॉशरूम के लिए अतीक अहमद को रोका गया था, इस काफिले को रोका गया था। बरेली जेल में काफी ज्यादा हलचल बताई जा रही है, जिसको लेकर के मेरे सहयोगी मोहित ज्यादा जानकारी के साथ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मोहित जरा बताएं, क्योंकि देखिए आज जब सुबह का उगता हुआ सूरज अतीक अहमद ने देखा होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत की सांस जरूर ली होगी, क्योंकि जब से अहमदाबाद से ये काफिला निकला है अतीक अहमद डरा हुआ है। लेकिन अब बरेली जेल में किस तरीके की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? देखिए अतीक जिस तरीके से डरा हुआ है उसी तरह डरा हुआ है उसका भाई अशरफ उर्फ खालिद अजीम, जो इस वक्त बरेली की सेंट्रल जेल नंबर 2 में बंद है। और डरा इसलिए हुआ है क्योंकि उसने अपनी पेशी से पहले ही कोर्ट के अंदर अर्जी लगाई है और बोला है कि उसकी जो पेशी हो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। लेकिन जो पुलिस के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि उसको यहाँ जेल से निकाला जाएगा। 8 बजे के बाद का समय मुकर्रर किया गया जब उसके बाहर निकलने की संभावना है। अगर जेल का परिसर आपको दिखाएं तो जेल में कल अंदर तक जाने की मीडिया को इजाजत थी, लेकिन आज वो जो गेट है उसको काफी दूर से ही मीडिया के लिए रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और आप पुलिस कर्मियों की संख्या देख रहे हैं काफी ज्यादा इस जगह पर तैनात आपको नजर आ रही है। कल तक इस गेट पे महज एक पुलिसकर्मी तैनात होता था, तो इससे समझ सकते हैं किस तरीके की पुलिस सिक्योरिटी है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज के लिए ले जाएंगे। अगर यहाँ का सफर बताएं तो करीब 450 किलोमीटर का सफर है और 10 घंटे के करीब वक्त लगेगा बरेली से प्रयागराज पहुंचने में। और अशरफ के बारे में अगर जो बात बताएं तो अपने भाई के साथ ये उमेश पाल के अपहरण के में सहयोगी है, उसमें दोषी है। कल उस मामले में ही पेशी होनी है और उसके बाद सजा का ऐलान होना है। और अशरफ के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी अपने भाई की तरह एक बड़ा माफिया था, 50 से ज्यादा उस पर मुकदमे दर्ज हैं। अशरफ की बरेली जेल के अंदर मदद करने में करीब आधे से आधा दर्जन पुलिसकर्मी जो है जेल कर्मी जो है वो सस्पेंड हो चुके हैं। 28 मार्च का इंतजार है कि कब प्रयागराज कोर्ट की तरफ से ये फैसला आएगा और यही वजह है कि प्रयागराज से अतीक अहमद को अहमदाबाद से प्रयागराज लाया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने जोधपुर से अरेस्ट किया है। धाकड़ राम बिश्नोई ने ईमेल के जरिए सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। मुंबई पुलिस ने जोधपुर पुलिस के साथ मिलकर 21 साल के धाकड़ राम को गिरफ्तार किया है। धाकड़ राम चौधरी ने सलमान खान के पीए जॉडी पटेल को भेजे गए ईमेल में लिखा था कि सलमान खान का हाल भी जल्द सिद्धू मूसेवाला जैसा होगा। धाकड़ राम बिश्नोई का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। जोधपुर के लोड़े इलाके से पकड़े गए इस शख्स ने सिद्धू मूसेवाला के पिता को भी जान से मारने की धमकी दी थी। पंजाब पुलिस को भी इस गैंगस्टर की तलाश है। मुंबई पुलिस की पूछताछ के बाद आरोपी को पंजाब पुलिस को भी सौंपा जा सकता है। सलमान खान को कुछ दिन पहले गोल्डी बराड़ ने भी ईमेल के जरिए धमकी दी थी। उस वक्त सलमान खान के एक करीबी को ईमेल भेजा गया था। सलमान खान को धमकी मिलने के बाद उनके अपार्टमेंट की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अपार्टमेंट के बाहर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे कई बार सलमान खान की रैकी भी कर चुके हैं और एक बार वारदात को अंजाम देने की कोशिश भी कर चुके हैं। तो सलमान खान को गोल्डी बराड़ ने ईमेल के जरिए कनाडा से धमकी भेजी थी जान से मारने की, और कुछ दिन पहले आपको याद होगा सलमान खान के अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। बिल्कुल। और बात करें इजराइल की तो वहाँ पर भी जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। लोग सड़क पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं कहीं आगजनी हो रही है तो कहीं तोड़फोड़ हो रही है। और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है 2 मिनट में आपको दिखाते हैं दुनिया की खबरें। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने देश के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया है। दरअसल योआव गैलेंट ने पीएम नेतन्याहू से न्यायिक प्रणाली में आमूल चूक बदलाव की विवादास्पद योजना को अस्थायी रूप से टालने की मांग की थी। गैलेंट ने इस योजना को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। गैलेंट सेना के पूर्व जनरल और इसराइल की सत्ताधारी लिकुड पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं। नेतन्याहू के इजरायली डिफेंस मिनिस्टर को हटाने के बाद पूरे इजरायल में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी जगह जगह आगजनी कर रहे हैं। पूरे देश में कई नेशनल हाईवे जाम हैं और प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं। इजरायल में संसद के बाहर प्रदर्शनकारी हंगामा और नारेबाजी कर रहे हैं। पीएम नेतन्याहू के घर के बाहर भी जबरदस्त हंगामा और बवाल जारी है। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अमेरिका के मिसिसिपी में बवंडर से भारी तबाही हुई है। अब तक 25 लोगों की
मौत हो चुकी है जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। बवंडर के चलते सैकड़ों मकान मलबे में तब्दील हो गए। तूफान के चलते घरों की बिजली गुल है। वहीं प्रभावित इलाकों में खाना और पानी मुहैया कराया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से लापता लोगों की खोजबीन की जा रही है। बवंडर और तेज तूफान के चलते मिसिसिपी के टाउन रोलिंग फोर्क में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। इराक में इन दिनों भारी तबाही के चलते आई बाढ़ से तबाही देखने को मिल रही है। जहां तक नजर जाती है घर पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं तो वहीं गाड़ियां दुकानें पानी में डूब गई हैं। हालात बिगड़ने के चलते हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। प्रशासन और कुछ संस्थाओं की तरफ से राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। स्पेन के जंगलों में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। ये आग अब बेकाबू होती जा रही है। फायर फाइटर्स आग बुझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। वहीं स्पेन में आग की वजह से अब तक तकरीबन 10,000 एकड़ जमीन पर मौजूद जंगल खाक हो चुका है। दरअसल अधिकारियों ने पर्यटकों से पूर्वी स्पेन में भड़की आग से सावधान रहने की अपील की है। अब तक 1500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। तो इजराइल में नेता के समर्थन में किस तरीके से लोग जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क हो या फिर प्रीति पीएम आवास हो या फिर संसद हो, हर तरफ लोग डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और खुद नेतन्याहू को भी नहीं लगा होगा कि बवाल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। और देखिए, क्योंकि दीपिका ने यहाँ पर प्रदर्शन का जिक्र किया है तो किस तरीके से कांग्रेस भी, जी हाँ, कांग्रेस भी पूरे देश भर में प्रदर्शन की तैयारी कर रही है, सड़कों पर उतरने की उसकी तैयारी है। दरअसल राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जिस तरीके से खत्म हुई है, अब उस पूरी चीज को मुद्दा बनाना चाह रही है कांग्रेस और इसीलिए ये स्ट्रैटेजी तैयार की गई है। लेकिन इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी काफी तेज है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा संग्राम छेड़ दिया है। कांग्रेस ने संसद से सड़क तक मोदी सरकार के खिलाफ जन आंदोलन का ऐलान किया है। आज पूरे देश में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस जन चेतना और संविधान बचाओ आंदोलन के जरिए इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी। विपक्षी पार्टियां सुबह 10 बजे संसद भवन में इस मुद्दे पर बैठक करेंगी और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। अति पिछड़ों को गाली देने के लिए उनका सहानुभूति लेंगे या सिखों का सहानुभूति लेंगे, ये नाखून कटा करके शहीद होना चाहते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। हमेशा के लिए उनकी सदस्यता रद्द हो, वो आवाज उठाते रहेंगे। हमें इस लड़ाई को दो तरह से हम लड़ेंगे। एक न्यायिक तरीके से लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे, अपील करेंगे, और दूसरी अब राजनीतिक तरीके से लड़ेंगे, सड़क पे जाएंगे, सत्याग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे। कांग्रेस सांसद अडानी और राहुल गांधी के मुद्दे पर संसद में भी प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। कांग्रेस सांसद काली पट्टी बांधकर और काले कपड़े पहनकर संसद जाएंगे। कल कांग्रेस नेताओं ने देश भर में संकल्प सत्याग्रह किया था। तो राहुल गांधी को जब से कोर्ट से सजा मिलने की ऐलान यहाँ पर बात कही गई है और उसी के बाद इस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि बीजेपी इसे बेकार की राजनीति बता रही है। बिल्कुल, और आगे क्या है खबर देखिए आप। महाराष्ट्र का मालेगांव शहर उद्धव ठाकरे के होर्डिंग्स और पोस्टरों से पटा हुआ है। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर उद्धव ठाकरे के ही होर्डिंग्स दिख रहे हैं। हाईवे हो या शहर का कोई भीड़-भाड़ वाला चौराहा, किसी की चर्चा है तो बस उद्धव ठाकरे की। लेकिन ठाकरे के इन होर्डिंग्स पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। दरअसल मालेगांव में लगा उद्धव ठाकरे का हर होर्डिंग उर्दू में प्रिंट कराया गया है। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे का नाम भी उर्दू में लिखा गया है। उन्होंने कोई फर्क नहीं पड़ता कि भी बैनर उर्दू में बने या मराठी में बने, तो उन्होंने कभी मुझको ये नहीं बोला कि आपने बैनर उर्दू में क्यों बनाया, मराठी में क्यों नहीं बनाया। मैं आज 2-3 साल से बैनर बना रहा हूँ, उर्दू में ही बनाया हूँ मालेगांव मध्य के अंदर, और उर्दू के अंदर बैनर बनने के बाद उन्होंने खुशी जाहिर की। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व भूलकर एक विशेष वर्ग की वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उद्धव गुट ने विपक्ष के आरोपों पर कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा है। उद्धव गुट की चुप्पी ही बता रही है कि होर्डिंग्स उनकी मर्जी से ही मालेगांव के हर नुक्कड़ पर लगाए गए हैं। तो देखिए, तमाम राजनीतिक गुट किस तरीके से अगले साल यानी कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसकी तैयारी में अभी से जुट चुके हैं। हालांकि
आपको पता होगा कि मालेगांव में मुस्लिम आबादी ज्यादा है और इसीलिए उद्धव गुट ने वोट बटोरने के लिए होर्डिंग्स उर्दू में लगा दी है। जी हाँ, और तैयारी तो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के, और जो लोकसभा की सीटें हैं उसको लेकर के नियुक्ति भी कर दी गई है प्रभारियों की। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के लिए कही है। पूरी खबर है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। समाजवादी पार्टी ने 2024 के चुनाव के लिए कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव की घोषणा में करीब 1 साल का वक्त है, लेकिन पार्टी ने अपने कद्दावर चेहरों को बड़ी जिम्मेदारियां दे दी हैं। उन सीटों पर फोकस ज्यादा किया है जहां पार्टी को जीत की उम्मीद है। 5 जून तक बूथ समितियां बनाने की भी तैयारी की गई है। राम अचल राजभर को घोसी, बलिया, अंबेडकर नगर और गाजीपुर सीट की जिम्मेदारी दी गई है। लालजी वर्मा को आजमगढ़, मछली शहर, जौनपुर और लालगंज सीट की जिम्मेदारी मिली है। अवधेश प्रसाद को अयोध्या सीट की जिम्मेदारी दी गई है। राममूर्ति वर्मा को श्रावस्ती और गोंडा का प्रभारी बनाया गया है। राम प्रसाद चौधरी को बस्ती सीट का प्रभारी नियुक्त किया गया है। हम लोग गांव जाएंगे 5 जून तक हमने तय किया है, क्योंकि वो पर्यावरण दिवस है। उस दिन तक हमने तय किया कि समाजवादी पार्टी का हर बूथ पर हमारा संगठन हो, हमारे कार्यकर्ता हो, तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे। इधर अखिलेश यादव ने कांग्रेस से भी अपील की है कि बीजेपी को हराना है तो समाजवादी पार्टी के पीछे खड़े होकर ही संभव होगा। जो दल हमारे साथ गठबंधन में है उनको साथ लेकर के चलेंगे, और राष्ट्रीय दल जो बीजेपी से लड़ना चाहते हैं और उन्हें ये लगता है कि ये दल मजबूत है, ये मुकाबला कर सकता है। अखिलेश का तर्क है कि जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है, राष्ट्रीय पार्टियों को उनका समर्थन करना चाहिए। तो देखिए, अखिलेश यादव साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी उनके पीछे चलने के लिए तैयार है, यानी कि बीजेपी के खिलाफ मोर्चा अखिलेश यादव खोलेंगे और उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी और बीएसपी बस उनके साथ और उनके पीछे चलने को तैयार रहे। उधर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सीएम शिंदे मुंबई चले गए राज ठाकरे से मिलने, उसके बाद क्या था, अब तो अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि सीएम ने कहा कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं वो अलग अलग कयास लगा रहे हैं। महाराष्ट्र की ये सियासी तस्वीर कई मायने में खास है। इस तस्वीर में 2 योद्धा दिख रहे हैं जिन्होंने शिवसेना से किनारा किया और शिवसेना को घुटनों पर ला दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई में राज ठाकरे से मिलने उनके घर पहुंचे। हाथों में गुलदस्ता लेकर राज ठाकरे से भेंट की। मुलाकात के मायने क्या हैं, वो समझाएं। इससे पहले सुनिए कि सीएम ने मीटिंग से बाहर निकलकर क्या कहा। राज ठाकरे जी के यहाँ पर मेरी चर्चा हुई है, सदिच्छा भेंट थी। इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये केवल सदिच्छा भेंट थी। अभी हमारी मुलाकात हुई है, बाकी तो ऐसी ज़्यादा कोई गंभीर कोई विषय पे चर्चा नहीं हुई। सीएम शिंदे भले ही मीटिंग को शिष्टाचार भेंट बता रहे हों, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर का किसी के घर जाना काफी कुछ कह जाता है। फिलहाल सरकार भले ही शिंदे चला रहे हों, लेकिन वोट के लिए उन्हें ठाकरे नाम की जरूरत तो पड़ेगी ही। सूत्रों की माने तो दोनों नेताओं की मुलाकात में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मर्ज करने पर चर्चा हुई। 2024 के चुनाव से पहले राज ठाकरे के शिवसेना में फिर से शामिल होने पर बात हुई। हालांकि मीटिंग के बाद सीएम शिंदे ने ऐसा कुछ नहीं बताया। जो स्पीकर जो बड़े डेसिबल में बजाए जाते हैं उसके ऊपर भी चर्चा हुई है, और मैंने उनको कहा है कि जो भी रूल्स है, नियम है, जो कानून है, वो उसका पालन सभी लोगों ने करना चाहिए, सभी लोगों को लागू है। सियासत की जानकारी रखने वाला कोई भी शख्स अनुमान लगा सकता है कि सीएम किसी दूसरे नेता के घर आएंगे तो बात भोंपू तक तो सीमित नहीं रहेगी। तो देखिए, पंजाब से नेपाल बॉर्डर तक, अमृतसर से दिल्ली भोपाल तक, हर तरफ फरार अमृतपाल को पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन अमृतपाल का कुछ भी अता पता नहीं चल पा रहा है। दीपिका, बिल्कुल, और यूपी पुलिस को तो अब ये भी पता चला है कि जो अमृतपाल है वो लगातार आईएसआईएस के संपर्क में भी था। पाकिस्तान से राइफल्स बनाने की भी, मंगाने की भी तैयारी वो करता था। अपडेट क्या है, अमृतपाल की तलाश ही जो पुलिस कर रही है वो कहां तक पहुंची है, और साथ ही जो उसके समर्थक है उनकी गिरफ्तारी को लेकर के अपडेट क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए।
खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे का मुखिया अमृतपाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पंजाब से लेकर नेपाल बॉर्डर तक पुलिस और खुफिया एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी हैं। अमृतपाल के बारे में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि उसने पाकिस्तान से AK-47 और AK-56 मंगाई थी। अपनी प्राइवेट आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए अमृतपाल ने 6 AK-47 और 2 AK-56 ऑर्डर किए थे। सूत्रों के मुताबिक ये हथियार जम्मू कश्मीर के रास्ते पंजाब पहुंचने थे। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी अफसर के संपर्क में था। पंजाब पुलिस ने अब तक 40 बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया है और 7 के खिलाफ NSA की कार्रवाई की गई है। रविवार को पुलिस ने अमृतपाल के गनमैन गोरखा बाबा को शरण देने के आरोप में खन्ना से बलवंत सिंह को गिरफ्तार किया है। हालांकि बलवंत सिंह का अमृतपाल से कोई कनेक्शन नहीं मिला है। गोरखा बाबा को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिसने कई बड़े खुलासे किए हैं। उत्तराखंड में भी अमृतपाल और उसके साथियों की तलाश जारी है। उधम सिंह नगर जिले में पुलिस अलर्ट पर है। नेपाल सीमा से लगे यूपी के रामपुर, पीलीभीत और बरेली जिलों में भी सघन तलाशी की जा रही है। हालांकि पंजाब पुलिस के DGP ने सभी जिलों के SSP को बेकसूर लोगों को परेशान नहीं करने के निर्देश दिए हैं।